विद्यार्थियों, हम आपको बताएंगे जो कार्बनिक विलय रहते हैं उनके प्रवाह का एक सिद्धांत है जो कि मुंच ने दिया था, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना, मास या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। तो इस सिद्धांत के द्वारा वो कार्बनिक विलयों के प्रवाह की दिशा को बताना चाहते थे और उनसे संबंधित विभिन्न कारणों के बारे में बताते थे कि किस तरीके से ये प्रवाह होता है। और इस सिद्धांत से संबंधित कुछ आपत्तियां भी आएंगी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समझते हैं बच्चों, ध्यान रखनी है। ये जो चित्र आपको दिया हुआ है, इस पर हम ये पढ़ेंगे, इसकी तुलना हम पौधे से करेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके विभिन्न घटकों की तुलना हम पौधे से करेंगे और तब समझेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रवाह तंत्र की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर आपको देखना है, ध्यान रखनी है। ये संपूर्ण पात्र जो हुआ है आपको दिख रहा है, इस पात्र में जल भरा हुआ है और यहाँ पे ए और बी दो परासरमापी हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली से इस पात्र से अलग है। तो यहाँ पे ए सांद्र विलयन है, जिसमें शर्करा का एक तरीके से विलय के रूप में शर्करा घोल है, विलय के रूप में, और ये तनु घोल है शर्करा का, लेकिन यहाँ पे शर्करा कम है। इसका मतलब है यहाँ विलय कम है, विलायक ज़्यादा है। यहाँ विलय ज़्यादा है, विलायक कम है। तो निश्चित रूप से ये जो जल भरा हुआ है इन दोनों में ही प्रवेश करेगा। देखो, बी में भी प्रवेश करेगा और ए में भी प्रवेश करेगा, लेकिन ए में विलय की मात्रा ज़्यादा है तो जल ए में ज़्यादा प्रवेश करेगा और बी में कम प्रवेश करेगा, क्योंकि यहाँ पर विलय मतलब शर्करा कम है। अब अगर हम ये देखते हैं कि जल तो इन दोनों में प्रवेश कर रहा है लेकिन ज़्यादा इसमें प्रवेश करेगा, तो निश्चित रूप से द्रव स्थैतिक दाब भी इसमें ज़्यादा पैदा होगा। तो द्रव स्थैतिक दाब ज़्यादा पैदा होने के कारण यहाँ कम द्रव स्थैतिक दाब है, तो इसकी दिशा क्या होगी? घोल के प्रवाह की तरह। ध्यान रखनी है, जल तो इन दोनों में प्रवेश करता है लेकिन घोल के प्रवाह की दिशा ए से बी की ओर होगी। देखो, ये दिशा मैंने दिखाई है, यहाँ पे ये चिन्ह लगाया है, तो ये बी की ओर हो रही है। इसका मतलब है ये ए से बी की ओर घोल का प्रवाह होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक इनके परासरण दाब बराबर ना हो जाएं इस तंत्र के लिए। तो ये प्रवाह ए से बी की ओर लगातार चलता रहेगा। तो अगर हम इस तंत्र की तुलना, इस भौतिक तंत्र की तुलना पौधों से कर दें, पादप से करें, जैसे ए को हम पत्ती माने और बी को जड़ या तना माने, जड़ तना दोनों मान सकते हैं, दोनों के लिए ये, और टी को फ्लोएम तत्व माने, मतलब चालनी नलिका माने, तो निश्चित रूप से ए में शर्करा है जो कि घोल के एक तरीके से यहाँ बनती है। पत्तियों में आप जानते हैं शर्कराओं का निर्माण होता है, तो शर्कराओं का निर्माण होकर ए से बी की ओर आएगा और यहाँ शर्करा स्टार्च के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी। तो यहाँ पे लगातार प्रवाह बना रहता है, क्योंकि यहाँ से शर्करा जा रही है और स्टार्च के रूप में संचित हो रही है। तो यहाँ शर्करा सांद्रता ज़्यादा रहती है, यहाँ कम रहती है, तो लगातार ये प्रवाह बना रहता है। ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो शर्करा है पॉली शर्करा है, जबकि यहाँ मोनो शर्कराओं का प्रवाह होता है। पॉली शर्करा होने पर हम सांद्रता कम मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन मोनो शर्करा होने के कारण सांद्रता ज़्यादा मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ मोनो शर्करा जाएंगी और स्टार्च के रूप में, पॉली सैकराइड के रूप में तनु घोल में संचित हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब है जड़ और तना में। तो इसका मतलब ये लगातार प्रवाह बना रहता है ए से बी की ओर, पत्ती से जड़ और तना की ओर, फ्लोएम तत्वों के माध्यम से। अब अगर हम इसकी तुलना तो हमने कर दी, अब ये पात्र को हम क्या माने? पात्र को पादप के अन्य ऊतक मान सकते हैं जिसमें जल भरा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ए से बी की ओर जो प्रवाह हो रहा है, इसकी तुलना अगर हम किससे करें? तो पौधे से कर दी हमने तुलना, लेकिन ये जो सिद्धांत है दो तथ्यों पर आधारित है। मुंच ने बताया था कि ए से बी की ओर जो प्रवाह है वो इसलिए तब होगा जब दोनों में द्रव्यस्थैतिक दाब या प्रवणता का अंतर होगा। प्रवणता का अंतर है, ये यहाँ ज़्यादा है परासरण दाब, यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ जल यहाँ ज़्यादा प्रवेश करता है। तो निश्चित रूप से ए से बी की ओर होगा। तो ए में परासरण दाब ज़्यादा है, द्रव्यस्थैतिक दाब ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ये प्रवाह लगातार बना रहेगा। और एक दूसरी बात, इनमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ जो टी नली दिख रही है आपको, ये इस नली में किसी प्रकार का प्रतिरोध है, अर्थात जो चालनी नलिका होती है, सीप ट्यूब होते हैं, उनमें किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता पौधों में। ऐसा होता क्या है आप जानते हैं? चालनी नलिकाओं में क्या पाई जाती हैं? चालनी नलिकाओं में पाई जाती हैं चालनी छिद्र। चालनी छिद्रों में पी प्रोटीन पाई जाती है जो इन छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मतलब यहाँ अवरोध पैदा हो गया।
दूसरी बात, यहाँ पे प्रवाह जो बताया गया है ए से बी की ओर बताया गया है, मतलब एक दिशीय प्रवाह को बताया गया है केवल। तो इसका मतलब है पादपों में एक दिशीय प्रवाह तो होता नहीं है, द्विदिशीय प्रवाह होता है, आप जानते हैं। दो दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में। और एक अलग अलग पदार्थों का जो प्रवाह है वो अलग अलग दर पर होता है। तो बच्चों, आपने 3 आपत्तियां पढ़ी। यहाँ पर प्रतिरोध होगा पी प्रोटीन के कारण फ्लोएम तत्वों में, चाली नलिकाओं में, और द्विदिशीय प्रवाह होगा, जबकि मुंच ने एक दिशीय बताया था। और अलग अलग पदार्थों के प्रवाह की दिशा एक ही जो प्रवाह की दर है एक ही दिशा में अलग अलग होती है, ये भी आपत्ति है। जबकि उन्होंने क्या बताया था कि प्रतिरोध नहीं होना चाहिए और ए से बी की ओर लगातार प्रवाह होता रहना चाहिए। अर्थात ए को पत्ती माना था उन्होंने और बी को क्या माना था, तना और जड़ माना था, जो कि संचित अंग है। कहने का मतलब संचय होता है या उपापचय होता है विभिन्न शर्कराओं का वहाँ पे। तो कहने का मतलब है इस विस्तृत तंत्र के द्वारा इन 2 परासरण मापियों के द्वारा, ये 2 परासरण मापी ए और बी को उन्होंने बताया था। ए को पत्ती, बी को तना और जड़ माना था। तो और इसको फ्लोएम तत्व माना था जो 4 आकार की नलिका है। तो इसने तुलना करके इसको बताया था कि यहाँ ए की सांद्रता ज़्यादा है और बी की कम है। यहाँ पर द्रव्यस्थितिकता ज़्यादा होगा क्योंकि जल इसमें ए में ज़्यादा प्रवेश करेगा, सांद्रता ज़्यादा है, और बी में कम प्रवेश करेगा क्योंकि सांद्रता कम है। हालांकि यहाँ पे ए मोनोसेकेराइड की वजह से सांद्रता है और जो स्टार्च के रूप में यहाँ संचित हो जाती है, स्टार्च के रूप में कहने का मतलब है तनों में और जड़ों में, लेकिन स्टार्च के कारण सांद्रता प्रभावित नहीं होती, मोनोसेकेराइड के कारण होती है। यही कारण है कि ए से बी की ओर प्रवाह के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो बच्चों, आपने इस टॉपिक को समझा कि मुंच ने द्रव्यमान प्रवाह के द्वारा कार्बनिक विलयों के प्रवाह की दिशा को बताया था और उसका कारण भी बताया था, उससे संबंधित 2 तथ्य भी बताए थे और विभिन्न प्रकार की आपत्तियां आई थी। इसीलिए यह सिद्धांत वैसे मान्य है लेकिन सर्वमान्य नहीं है। इसीलिए इस सिद्धांत को, क्योंकि ऐसे तंत्र की परिकल्पना एक काल्पनिक प्रतीत होती है। आप जानते हैं द्विदिशीय गमन होता है कार्बनिक विलयों का पौधों में, जबकि यहाँ एक दिशीय को बताया गया है। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।